शुक्रवार को भी जिम जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शनिवार को मुझसे उठा नहीं जाता, क्योंकि फिटनेस का असली अर्थ तो यही है कि शुक्रवार को भी आप उठ जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और फिलहाल हम मौजूद हैं मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। हम रोज आपसे मुलाकात करते हैं क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं फिट रहने के लिए या फिर चाहते हैं फिट रहना लेकिन पता नहीं है इसकी शुरुआत कैसे करें, अपनी फिटनेस प्लान को ट्रैक कैसे करें, अपडेटेड भी रहना है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप अपडेटेड हैं लेकिन वाकई दुनिया में क्या चल रहा है ये इसका ज्ञान आपको नहीं है, तो हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं फ्राइडे मॉर्निंग की। सबसे पहले आपको बताती हूँ आज की तमाम बड़ी खबरें। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी करेंगे। देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ये राशि ट्रांसफर होगी। किसानों को कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब 4 जातियों की बात करते हैं तो इसमें सर्वोपरि रखा जाता है देश के अन्नदाताओं को और उन्हें बेहतर करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की जाती है। आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वीं किस्त इसकी जारी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है इसका वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे क्योंकि आज किसानों को फिर एक सौगात 22वीं किस्त के रूप में अब और जब शुरुआत की गई थी किसान सम्मान निधि की तो उसके पीछे का मकसद यही था कि देश के अन्नदाता जिनकी रीढ़ को मजबूत करना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देना, सशक्त करना ताकि उनकी सहायता हो और सहायता करके ही हम बेहतरी की ओर आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जयपुर से खबर है लेकिन दुनिया भर की नज़र इस पर टिकी है, खासतौर पर भारत की बात की जाए तो, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन सख्त है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अब बातें भी होने लगी हैं, अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, लेकिन सरकार ने इसे लेकर के कहा है, जिला प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अलर्ट है, मुस्तैद हैं। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अवैध भंडारण, दुरुपयोग और कालाबाजारी पर सख्ती से अंकुश लगाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं क्योंकि जब से चर्चाएं तेज हो गई हैं ईरान इजराइल युद्ध के बाद, उसके बाद इस तरह की चर्चाएं भी तेज है कि कमी है, लेकिन लक्ष्य तय कर दिया है कि किस तरह से आपूर्ति को लेकर के वितरण होगा। उपभोक्ताओं के लिए 100% है और अगर कमर्शियल की बात करें तो कहा है कि जो मांग है उसका 80% देने की बात कही, लेकिन और लगातार जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है गाइडलाइंस निर्देश आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन कदम उठाते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है। अगर आपको भी जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर किसी तरह की समस्या है तो एक हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर क्या है? 0141 220 9016। नंबर वापस से एक बार आपको बताते हैं, 220 9016। आप कॉपी और पेन में भी इसे नोट कर सकते हैं और क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं हैं गैस वितरण से जुड़ी, सिलेंडरों की वितरण से जुड़ी, तो फिर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्य स्तर पर है 181 भी है, 112 भी है और उपभोक्ता मामलात विभाग की हेल्पलाइन भी इसे लेकर एक नंबर बता रही है, वो है 14435, जिस पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो अगर किसी तरह की शिकायत है, क्योंकि अब ब्लैक में गैस सिलेंडरों की बिकने की बात होने लगी, कालाबाजारी बढ़ी है, जो दाम है उससे डबल भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है, शिकायतें इससे जुड़ी भी मिल रही हैं कि अब जो दाम है उसमें छलांग लगाते हुए इस तरह से अफवाह का दौर चल रहा है और लोगों को ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भविष्य जो है वो गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर के और क्या होगा। तो ऐसे में चिंता में लोग हैं, लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर आपके लिए उपलब्ध है 24 घंटे। माह रमज़ान का अलविदा जुम्मा आज है, तो माह रमज़ान जिसकी शुरुआत हो चुकी है पिछले ही माह से, लेकिन आज अलविदा जुम्मा है। प्रदेश की मस्जिदों में अदा की जाएगी जुमातुल विदा की नमाज। आज जो प्रदेश भर की मस्जिद है उसमें जुमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। अगर बात करें जयपुर की तो जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद है जिसमें जुमातुल विदा की सामूहिक नमाज अदा की जाएगी। मुफ्ती अमजद अली पढ़ाएंगे जुमातुल विदा की नमाज। 1:40 का समय है जब जुमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। फिर इसके बाद विशेष दुआ होगी। नमाज के बाद अब खुदा की बारगाह में रोज़ेदारों के हाथ उठेंगे, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।
देश प्रदेश में अमन खुशहाली भाईचारे की दुआ मांगी जाएगी। और जब बात प्रदेश की राजधानी की हो, जयपुर की हो, तो फिर यहाँ किस तरह से भाईचारा दिखाई देता है वो तो हर पर्वों में खास रहता है अपने आप में। बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने पहुँचेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी नमाज को लेकर विशेष इंतजाम किए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो नमाजियों को भी और आम जनता को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि सीधा जुड़ी है मौसम से। अब सर्दी के मौसम के जाने के बाद गर्मी का सीज़न आ गया है। अब मार्च में फ़िलहाल हम हैं, लेकिन लग रहा है कि सर्दी पीक सीज़न वाली है, मई जून वाली गर्मी का एहसास दिलाते हुए। आगे क्या हाल रहेगा, क्या आपको फिर सताएगी ये गर्मी, जानते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद मौसम बदल गया है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में गर्मी से आंशिक राहत मिली है। अगले 10 से 12 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, क्योंकि देखिए जब जनवरी माह था, फरवरी माह था, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम एक्टिव हुए थे और तब से ही ये आकलन कर लिया था जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने कि इस बार गर्मी का असर तेज रहेगा, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने थे, जितनी पहले मानी जा रही थी संख्या, उतने एक्टिव नहीं हुए और इसी का असर है कि मौसम लगातार बदल रहा है। हालांकि अगर इसे हम विस्तार से जाने तो फिर कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्दी में भी गर्मी का एहसास हुआ था। याद होगा केवल 10 दिन ऐसे रहते हैं। अब जब गर्मी के सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो फिर गर्मी मार्च महीने वाली नहीं बल्कि मई जून महीने वाली फिलहाल एहसास होते हुए। लेकिन अब 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की बात है। अगले 2 हफ्ते में गर्मी जो है वो सामान्य रहेगी और कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी के आसार भी है। 14 मार्च को 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बीते दिन कोटा में सबसे ज़्यादा 38.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। देखिए कोटा जो है कोचिंग सिटी है और अमूमन हम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा इन तमाम शहरों को लेकर सुनते हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, लेकिन अब कोटा में भी रिकॉर्ड तोड़ 38.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बाड़मेर में तापमान 41 से गिर करके 39.4 डिग्री दर्ज हुआ है। तो बाड़मेर में पहले जहाँ 2 दिन पूर्व 41 डिग्री दर्ज किया गया था जो प्रदेश का सबसे अधिक था, वहीं अब तापमान गिरा है, गिरावट दर्ज की गई है। 39.4 डिग्री तक ये तापमान दर्ज हुआ है। तो चलिए ये तो बात थी आज की तमाम खबरों की। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर की खबर बताते हैं जो प्रकाशित खबर है। ये जुड़ी है एक बार फिर ईरान इजराइल युद्ध के बाद उत्पन्न हुए दुनिया भर में हालातों पर और खास तौर पर बात अगर भारत की करें तो कीप एन आई ऑन दोज स्प्रेडिंग रूमर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन लोगों पर जरूर नजर रखें जो कि अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने का कार्य जो कर रहे हैं उन पर आप निगाहें बनाकर रखिए। कौन है ये लोग और इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर रहे हैं आम जनता के लिए। Amid concern over the shortage of LPG cylinders, Prime Minister Narendra Modi on Thursday said that some people are trying to create panic and assured that the government is doing everything possible to safeguard India's energy security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है वो ये सुनिश्चित करी है कि जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो और अवश्य उन्होंने कहा है कि उन लोगों पर नज़र रखी जाए जो ऐसे हालात उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि ये दर्शा रहे हैं लोगों को कि भविष्य में जो ऊर्जा उपलब्धता है उसको लेकर के त्राही हो सकती है, उसको लेकर के हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें और इन लोगों की बातों से, ऐसी अफवाहों से आपको दूरी बनानी है, क्योंकि सरकार उसके लिए पूरी तरह से कार्य कर रही है, प्रतिबद्ध है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड द कमेंट वाइल एड्रेसिंग अ समिट इन दिल्ली। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें दिल्ली में एक समिट को संबोधित करते हुए कही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे और एक समिट को वो एड्रेस कर रहे थे तभी उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि सम पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट पैनिक ऑन LPG विदाउट मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट, आई विल से दैट दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही कि राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि वो खुद कैसे हैं अगर वो आम जनता के लिए सहयोग करने की बजाय उनकी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर आते हैं जो कि है हाउस विल फंक्शन एज पर रूल सेज ओम बिरला। तो ओम बिरला ने कहा है कि जो सदन है वो नियमों के मुताबिक ही चलेगा, सदन नियमों के अनुसार ही सदैव चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन थर्सडे रिटियर्ड दैट ही विल कैरी आउट हिज ड्यूटीज फेयरली एंड impartially and emphasizes that every member of the lower house of parliament will, whether a minister or an opposition MP, has the right to speak according to the rules। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात कही है कि वो उनकी जो उनका कर्तव्य है वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ और पूरी निष्पक्ष तरीके से निभाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि जो निचला सदन है
वो रूल्स के मुताबिक ही चलेगा, जो कि सदन के एक एक सदस्य हैं, ना सिर्फ सदन के संसद के सदस्य हैं बल्कि जो विपक्षी दलों के नेता भी हैं उनको भी नियमों का खासतौर पर ख्याल रखना होगा। उनको भी नियमों के मुताबिक ही लोकसभा में व्यवहार करना होगा और लोकसभा में अपना वक्तव्य उन्हें उसी अनुसार पेश करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 193 ऑपोजिशन MP साइन नोटिस सीकिंग मोशन फॉर CEC रिमूवल। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भविष्य में ये तस्वीर दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो 193 विपक्षी दलों के नेता या फिर कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता है, उन्होंने अब साइन कर दिया है जो CEC के खिलाफ हटाने के नोटिस को लेकर के एक हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे ये तय है कि माना जा रहा है कि अ टोटल ऑफ 193 MPs फ्रॉम द ऑपोजिशन इंडिया अलायंसेस हैव साइंड 2 सेट्स ऑफ नोटिसेस सीकिंग द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उन्हें के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी पूरी है, क्योंकि 193 सांसदों ने इसके लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं विपक्षी दल के गठबंधन के लिए, जिसमें से कहा जा रहा है अमंग द 193 MPs हु हैव साइंड द नोटिस, जिन 193 सांसदों ने नोटिस साइन किया उनमें से 130 तो है लोकसभा से एंड 63 आर फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ राज्यसभा, और जो 63 सांसद हैं वो राज्यसभा से हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स मिसिंग टाइमलाइंस, ये कहा है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जो कि टाइमलाइन को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि ये ध्यान नहीं रखते कि जो भी कार्य दिया गया है उसे एक तय समय के मुताबिक ही और दिए गए समय के अनुसार ही पूरा करना है। क्या कहा है उन्होंने ये सब एक्शन की डिमांड करते हुए, चलिए आपको बताते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ऑन थर्सडे एक्सप्रेस displeasure over delays in completing infrastructure projects and warned of strict action if work miss timelines, reviewing road and infrastructure project at the PWD headquarters। तो ये बात कही है उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी ने जब वो PWD हेडक्वार्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे उसे लेकर के जब समीक्षा कर रही थी तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो कि कार्य को तय समय पर पूरा नहीं करते हैं और जो कि समय का ख्याल नहीं रखते हैं, उन पर भविष्य में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि अब जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि ना सिर्फ घोषणाएं की जाए बल्कि घोषणाओं की समय के अनुसार ही क्रियान्विति की जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि कार्य को समय पर पूरा किया जाए और समय समय पर इसके लिए समीक्षा भी लगातार होती है। तो ये तो बात थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की। अब हम सीधे बात करेंगे बिना समय गवाए दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो क्या है आज पहली प्रकाशित खबर, आइए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की राष्ट्रपति से बात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और निगाहें इस पर टिकी हैं दुनिया भर की, क्योंकि जो हालात है, जंगी हालात है, चरम पर चला गया, खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात करना वाकई मानने रखता है, क्योंकि आपको याद दिला दे क्या कहा था ईरान की ओर से विदेश मंत्री ने उनके, और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बात करेंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर हो, याद दिला दे आपको। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे चर्चा हुई है बिगड़ती स्थिति को लेकर के, क्योंकि अब चिंता में है भारत भी। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में बढ़ती स्थिति पर चर्चा कर तनाव बढ़ने, नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से व्यक्त की है। खासतौर पर जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है, ऊर्जा आपूर्ति का निर्बाध प्रवाह भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है, कहा है। और प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है और संवाद और कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने पर जोर दिया, क्योंकि भारत का स्टैंड जो लगातार है कि हम किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साझा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि निवेश और उद्योग से जुड़ी है, राजस्थान के हित से जुड़ी है। तो निवेश और उद्योग को नई उड़ान राजस्थान देगा, ये कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने क्या कहा है, चलिए आगे विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास और निवेश की अपार संभावना है। राजस्थान में विकास के लिए भी बेहतरीन अवसर है और निवेश के लिए भी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि निवेश परक माहौल, साथ ही नवाचारों को प्रोत्साहन,
इसके अलावा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, जैसी पहलों से उद्योगों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे, तभी ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसे 2047 तक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत तभी बनेगा जब राज्य भी इसके लिए प्रयासरत रहे। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब बात विकसित भारत की होगी तो फिर राजस्थान इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, और इसी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेश और उद्योग को नई उड़ान राजस्थान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो कि केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, इसी से जुड़ी है। तो केंद्र से मिलने वाली राशि का समय पर उपयोग हो, ये बात कही है सीएम भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि जो राशि तो मिल रही है समय समय पर, लेकिन डबल इंजन सरकार का इफेक्ट दिखाई दे वो तभी होगा जब समय पर इसका उपयोग हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र से सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का तय समय सीमा के भीतर उपयोग सुनिश्चित सीमा के भीतर ही किया जाए, ताकि राज्य को केंद्र से निधि का जो हस्तांतरण है वो लगातार होता रहा है। अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति और लाभार्थियों तक पहुंच की नियमित मॉनिटरिंग करने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है कि लगातार मॉनिटरिंग होती रहे तो फिर बेहतर होगा। सीएम गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्र सहायता प्राप्त योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी ये सभी बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि योजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ महिला, युवा, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के उत्थान का एक माध्यम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार में भी इन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली प्रकाशित खबर सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की आपको बताते हैं। तो ये खबर है पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान की 22वीं किश्त। तो अन्नदाताओं के लिए एक बार फिर राहत की बात है, किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी करेंगे, जो कि इस किस्त के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान में इस योजना के तहत लगभग 66 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित होगा। जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण गौतम कुमार दत्त ने किया था। इस अवसर पर किसानों को योजना से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें जो आधार सीडिंग है, डीबीटी है और पोर्टल पर लाभार्थी की स्थिति शामिल है, क्योंकि जब सीधे खाते में राशि हस्तांतरण की बात होती है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि किसानों को लेकर भी जो उनके मन में संशय है उसे भी दूर किया जाए। हालांकि देखिए किस्त जो है वो 22वीं है, तो ऐसे में जो तमाम संशय वो अब दूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को किसी तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती है तो फिर उसका निराकरण करने के लिए भी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और सीधे जो खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाना वाकई दर्शाता है कि जो किसान हैं उनके हितों को लेकर और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरह का कार्य हो रहा है। तो चलिए ये थी आज बात फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार में प्रकाशित खबरों की। चलिए अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे बात करेंगे फिटनेस को लेकर, आपको देंगे फिटनेस मंत्र। तो शुक्रवार का दिन जिम में दर्द सहने का दिन है, क्योंकि फिर आ रहे हैं वीकेंड के दिन अर्थात आराम के दिन। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज की तमाम खबरों की, जो आपके लिए जानना जरूरी भी हो सकता है, लेकिन अब हम सीधे बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर, क्योंकि हम आपसे रोज इस खास प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं एक बेहतरीन फिटनेस मंत्र। तो मैं आ चुकी हूँ लाइफ टाइम फिटनेस जिम में मालवीय नगर स्थित, और हमारे साथ आज मौजूद हैं फिटनेस कोच से तो हम आपको रोज मिलवाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है लाइफ टाइम फिटनेस जिम में ही एक मेंबर हैं। अब चलिए इनसे बात करते हैं। इनका नाम है गुरु। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। आपका नाम भी गुरु है, तो हम चाहेंगे कि आप आज दर्शकों के भी गुरु बन जाइए। आपकी जर्नी कैसी है, फिटनेस लक्ष्य को आपने कैसे तय किया, वो बताइएगा। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरे को फिटनेस के अंदर ऑन एंड ऑफ 15 ईयर्स हो गए हैं, और 15 साल से मेरा गोल एक ही रहा है कि मेरे को फिट रहना है। जब छोटे थे तो ऐसा लगता था कि बॉडी होनी चाहिए, होना चाहिए, बट नहीं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा तो आई गॉट टू नो कि फिटनेस आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में सिर्फ कपड़े अच्छे दिखना ज़रूरी नहीं है बॉडी पे, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। आपका मेंटल, इमोशनल,
रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है और फिटनेस इसमें बहुत काम की चीज़ है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अच्छा महसूस करना है। अब मैं चाहूँगी कि अब आप अपने हमारे दर्शकों से भी अपनी डाइट साझा करें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी होता है इसे लेकर कि अगर आपको फिट रहना है तो फिर आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपकी मनपसंद चीज़ों को छोड़ना होगा। क्या ये सही है या फिर एक सही तरीके का फूड प्लान आपको मदद कर सकता है? मैम मेरे एक्सपीरियंस में हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी रहती है। कुछ भी आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसान ही देगी, चाहे वो ओवर खाना हो, चाहे कम सोना हो, या फिर आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप आलस में हैं तो आप नहीं खा पाएंगे। बट डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ही आपको अल्टीमेटली रिजल्ट देती है। कहते हैं ना, जिम में आप 20% है और बाहर आप 80% क्या करते हैं उससे मैटर करता है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। सुबह मैं जैसे यहाँ से जाके अपना रात को ओवरनाइट ओट्स वगैरह बना के रखता हूँ, वो खाता हूँ। फिर दिन में एक गैप दे के 4-4, 5-5 घंटे में अपनी एक छोटा स्मॉल पोर्शन लेता हूँ और रात में 7 बजे से पहले मैं खाना खा लेता हूँ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। और आप फिर वही है, जितना आप अपने आप पे ध्यान देंगे उतना अच्छा लगेगा। हफ्ते में कितने घंटे अपने आप को समय देना चाहिए? क्या फिटनेस आपकी नज़र में सिर्फ जिम तक ही सीमित है या यहाँ से जाने के बाद भी आप फिट रहने के लिए काम कर सकते हैं लगातार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ जिम आने से ही आप लोगों का फिटनेस में रहना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ 24 आवर प्रोसेस। आप यहाँ से जाके क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ से जाके आप कैसे डाइट रहते हैं, कितना रेस्ट लेते हैं, कितना सोते हैं, बॉडी को रिकवरी कितना देते हैं, खाने पे कितना ध्यान है आपका, और एक्टिव लाइफस्टाइल जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन लोग दिन भर स्क्रीन के आगे रहते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि आप दिन भर बैठे हैं, बॉडी को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप जितना थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी इन द लॉन्ग रन। आफ्टर 30-40 आपको उतना ही लाइट महसूस होगा, और जितना आपको लाइट महसूस होगा उतना अच्छा आप लाइफ में फील करेंगे, महसूस करेंगे। अच्छा, अब गुरु ज्ञान गुरु मंत्र तो सब देते हैं, लेकिन गुरु फिटनेस टिप्स आप एक आखिरी में, क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज करना है, क्या है आज के लिए आपका दर्शकों के? वैसे तो मैं कोई बहुत इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता जितना आपको मेरे को समझ रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू से कि आप अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं और खुश रहें। That's it. बहुत धन्यवाद आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आज की फिटनेस टिप्स या फिर कहें अब गुरु फिटनेस टिप्स यही है कि आप हर चीज़ बैलेंस में करें। फिटनेस का ख्याल रखना है तो आप डाइट प्रॉपर लें, लेकिन अपनी नींद का भी आप खास ख्याल करें। आप सही नींद लें ताकि जो है आपकी बॉडी है वो रिकवर करे और फिटनेस खुद ब खुद आपके लिए जगह बना ले। तो चलिए, आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें क्योंकि कल भी हम आपसे जुड़ेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन फिटनेस टिप्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।